इस ई लेक्चर को सुनने वाले और देखने वाले सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस ई व्याख्यान में हम मांग की लोच मापने की विधियों के अंतर्गत बिंदु विधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने मांग की लोच ज्ञात करने की विधियों के बारे में चर्चा की थी और विशेष रूप से प्रतिशत विधि के बारे में विस्तार से अध्ययन कराया था, समझा था, समझाया था। और उससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने मांग की लोच क्या है, मांग की लोच की श्रेणियाँ क्या है और इसके चित्र क्या है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम मांग की लोच ज्ञात करने की बिंदु विधि के बारे में विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। मैंने पहले बताया था कि मांग की लोच ज्ञात करने की मुख्य 4 विधियां हैं। पहली विधि प्रतिशत विधि है यानी परसेंटेज मेथड, दूसरी विधि बिंदु विधि यानी पॉइंट मेथड, तीसरी विधि चाप विधि यानी आर्क मेथड और चौथी विधि कुल व्यय विधि या कुल व्यय और मांग की लोच में संबंध विधि है। इस व्याख्यान में हम बिंदु विधि के बारे में विस्तार से समझेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने प्रतिशत विधि के बारे में भली भांति समझा है। यद्यपि ये जो बिंदु विधि है यह प्रतिशत विधि के ऊपर ही आधारित है। मैंने आपको पहले बताया था कि मांग की लोच की अवधारणा और मांग की लोच ज्ञात करने के जो तरीके हैं वो मार्शल ने प्रतिपादित किए हैं। अल्फ्रेड मार्शल मांग का नियम, मांग की लोच की श्रेणियाँ और मांग की लोच मापने की विधियों का प्रतिपादन का श्रेय अल्फ्रेड मार्शल को जाता है और यह विधि भी मार्शल द्वारा ही ईजाद की गई थी। बिंदु विधि जो कि मांग की लोच मापने की दूसरी विधि है, इसको मार्शल ने 2 बिंदुओं के बीच मांग की लोच ज्ञात करने की तरीके के बारे में विस्तार से बताया है। मान लेते हैं एक मांग वक्र है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। एक मांग वक्र है जो कि सरल मांग वक्र है, जिसे आर एस के रूप में दिखाया गया है चित्र में। वाई एक्सिस वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पर कीमत है तो एक्स एक्सिस पे वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा है, बेची जाने वाली मात्रा है। और जब हम इस सरल मांग वक्र के ऊपर बात करते हैं तो यह जो आर एस है यह सरल मांग वक्र है जो वाई अक्ष को और एक्स अक्ष को आर और एस पर इन 2 क्रमशः बिंदुओं पर छूता है। इसके किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में हम मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं, ऐसा मार्शल कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि 2 बिंदु हमारे पास में उपलब्ध हुए हैं, P और M, यानी कि कीमत OA होती है तब मांग OB होती है। इस वस्तु की कीमत गिरकर यदि A से C हो जाती है तो OC कीमत पर मांग BD बढ़ जाने से OB मांग हो जाती है। अर्थात कीमत में परिवर्तन डेल्टा P के रूप में बताया गया है और मांग में परिवर्तन डेल्टा Q के रूप में दिखाया गया है। अब ऐसी स्थिति में मांग वक्र पर A की ये जो लाइन है वो P बिंदु पर मांग वक्र को टच करती है, जिससे हम सीधे B बिंदु से मिलाकर देखते हैं। तो A और B बिंदु, A यानी कीमत और B यानी मांग की जो रेखाएं हैं वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यदि हम देखें तो ये P बिंदु पर स्पर्श करती है और जब कीमत गिरती है और मांग बढ़ती है तो C और D के बिंदु को मिलाने वाले मांग वक्र पर जो बिंदु प्राप्त होता है वो M है। अब हमारे पास में P और M जो बिंदु है, इनके बीच में मांग की लोच किस तरह से ज्ञात की जाएगी, मार्शल इसके बारे में बताते हैं। और इसके लिए वो फिर से प्रतिशत विधि का ही सूत्र अपनाते हैं। यानी प्रतिशत विधि का सूत्र था
प्राइस इलास्टिसिटी यानी मांग की कीमत लोच बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये सूत्र है प्रतिशत विधि का, जैसा कि हमने पूर्व में देखा था। जब हमारे पास में संख्या में उपलब्ध होती है तो हम यदि मांग में परिवर्तन होता है तो डेल्टा क्यू मान लेते हैं, कीमत में परिवर्तन होता है उसे हम डेल्टा पी लिख देते हैं, और जो आरंभिक कीमत होती है उसको यहाँ लिख देते हैं, और आरंभिक मांग मात्रा होती है उसको यहाँ लिख देते हैं, और हम उसको हल कर लेते हैं तो संख्याओं में उत्तर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो सूत्र है, इस सूत्र को जब हम इस चित्र में देखते हैं तो इस चित्र में जो ये आपको ट्रायंगल नज़र आता है, इस ट्रायंगल पर यानी P से M बिंदु के बीच में हम P से M बिंदु की साइड में जा रहे हैं और P से M बिंदु की तरफ जाते हुए P और M के बीच मांग की लोच ज्ञात करना चाह रहे हैं, इन दो बिंदुओं के बीच में, इसलिए इसका नाम बिंदु विधि है। तो ये जो PQM, ये PM, ये ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल के बीच में ही आपको मांग की लोच ज्ञात करनी है, और चेंज कितना हुआ उसको हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। डेल्टा क्यू जो है वहाँ पे कितना हो रहा है, B से D, यानी B से बढ़कर D हो गया, इसको हम B से D लिख सकते हैं। चूँकि हमें ज्ञात करना है P से M के बीच में, इसलिए हम इसको Q और M के बराबर मान सकते हैं। BD और QM दोनों बराबर हैं। ये मैं एक बार फिर से वापस बता रहा हूँ, यानी डेल्टा क्यू जो है वो क्या है, डेल्टा क्यू है मांग में परिवर्तन जो कि B से D हुआ है। तो B से D के बीच में जो दूरी है वो Q से M के बीच में भी वही है, तो चाहे हम BD लिखें या फिर QM लिखें, एक ही बात है। किसके लिए, मांग में परिवर्तन के लिए। और फिर हम लिख लेते हैं कीमत में परिवर्तन, यानी डेल्टा P, कीमत में परिवर्तन हुआ है A से C, यानी कि इन दो बिंदुओं के बीच में परिवर्तन हुआ है, A से गिरकर वो C हो गई। तो हम A से C लिखें या फिर P से Q लिखें, बात एक ही है, अर्थात PQ और AC दोनों बराबर है। तो यहाँ पे डेल्टा P जो है वो PQ या फिर हम AC कह सकते हैं, और डेल्टा Q कितना था, BD या फिर QM। ये हमारे पास में जो मांग मात्रा में और कीमत में परिवर्तन आया है उसे हमने यहाँ पे लिख दिया है। और अब हम देखना चाह रहे हैं कि किस कीमत पर परिवर्तन हुआ है। तो कीमत थी पहले, सबसे पहले कीमत थी OA, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी A कीमत थी, तो OA कीमत थी, तो OA लिखें या फिर PB लिखें, ये और ये बराबर है, समान है। हम इसके ऊपर बार बार इसलिए स्ट्रेस कर रहे हैं क्योंकि हमें P से M बिंदु के बीच में मांग की लोच ज्ञात करनी है, और ये महत्वपूर्ण एरिया है। इस एरिया को ध्यान में रखते हुए हम पॉइंट्स को निर्धारित कर रहे हैं। चूँकि जब बीजगणितीय रूप में समझाते हैं तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल जैसा लगता है, और जब हम संख्याओं में कोई भी चीज़ ज्ञात करते हैं तो सरल सा लगता है। अब हम कहते हैं कि जो आरंभिक कीमत थी वो OA थी, या तो OA लिखें या फिर PB लिखें, एक ही बात है। चूँकि हमें PQM बिंदुओं के ऊपर फोकस करना, इसलिए इसको हम PB लिख सकते हैं। और Q जो है, Q यानी कि आरंभिक मांग जो कि OB है, चूँकि OB भी है और AP भी है, आप चाहें तो OB लिखें और चाहें तो AP लिखें, लेकिन यहाँ पे OB लिखें तो हम उसको सही तरीके से समझा सकते हैं। अब ये जो बिंदु हमारे पास में प्राप्त हुए हैं, इनको प्रतिशत विधि के सूत्र में रखने पर जो प्राप्त होता है वो हम इस तरह से दिखा सकते हैं, डेल्टा Q QM, डेल्टा P PQ, P PB, Q OB, यानी कि मांग मात्रा में परिवर्तन QM के बराबर है और कीमत में परिवर्तन PQ के बराबर है, और जो आरंभिक कीमत थी वो PB है और आरंभिक मांग मात्रा OB है। तो आपका इस प्रतिशत विधि के आधार पर बिंदु विधि द्वारा जब हम ज्ञात करते हैं मांग की लोच, तो QM बटा PQ इंटू PB बटा OB, ये हमारी मांग की लोच ज्ञात हुई। चूँकि यदि संख्याएं होती तो ज्ञात करना इजी रहता है, और
एक पर्टिकुलर संख्या में आ जाती, लेकिन यहाँ पे हमें वापस उन्हीं बीजगणितीय चिन्हों के रूप में ही प्राप्त हुआ है। इसलिए मार्शल ने इस बिंदु विधि को और सरल तरीके से समझाने के लिए एक वैकल्पिक सूत्र का उपयोग किया है, और वो वैकल्पिक सूत्र जो है वो इस प्रकार का है। मार्शल ने इस जो वैकल्पिक सूत्र इजाद किया, ये बड़ा सरल सा है। ये है मांग की लोच बराबर नीचे का खंड भाग ऊपर का खंड, जिसे हम यूँ लिख सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट, यानी कि नीचे का खंड, नीचे का भाग बटा ऊपर का भाग या ऊपर का खंड, जैसे भी हो। ये किसका का भाग? ये है मांग की लोच, मांग वक्र जो है उसका भाग है ये। यानी कि एक जो चित्र हमने लिया था ये वाला, इसमें ये जो आर एस है ये मांग वक्र है, और इसका यदि कोई माप लिया जाए तो उसके आधार पर हम विभिन्न बिंदुओं पर इस लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट के आधार पर मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या मांग की लोच इकाई के बराबर है, इकाई से अधिक है या इकाई से कम है, या शून्य है या फिर अनंत है। इस तरह से हम बता सकते हैं इस वैकल्पिक सूत्र के आधार पर। चूंकि एक हम उदाहरण लेते हैं, जैसा कि पिछला हमने चित्र दिखाया था, ये चित्र और ये जो लिखे हुए हैं आपको स्लाइड में दिख रहे हैं, जो फोटो इमेजेस दिख रही है, ये इमेजेस मैंने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित सामान्य अर्थशास्त्र व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण पुस्तक में से लिए गए हैं, और ये यूनिट 6 के चित्र हैं, इमेजेस हैं। और जो ये चित्र हैं वो हैं 6.3, और ये जो चित्र था वो चित्र था 6.2। अब हम इस चित्र को लेते हैं। इस चित्र में y अक्ष पर प्राइस है और x अक्ष पर वस्तु की मांग मात्रा है, और डी सी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन है ये मांग वक्र है, जिसे डी सी के रूप में दिखाई गई है। और ये जो मांग वक्र है ये सरल मांग वक्र है, एक सरल मांग वक्र है, और इसकी जो लंबाई है इसको माप लिया हमने। ये इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ से शुरुआत होती है, क्योंकि एक्स एक्सिस यहाँ मतलब ओरिजिन पॉइंट यहाँ होता है, तो इस तरह से होती है, तो यहाँ से होता है, यहाँ से होती है तो यहाँ से, तो इसलिए सी बिंदु से जब हम इसको देखते हैं, क्योंकि आधार यही है, स्तंभ है ये आधार है, इसलिए हम सी बिंदु से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ 0 है, और ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे करते करते यहाँ तक आते हैं, तो 6 सेंटीमीटर तो इसकी दूरी है। तो यहाँ से 0, फिर यहाँ तक आते आते 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का ये एक मांग वक्र है, और इस मांग वक्र को के ऊपर हम मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा, यानी नीचे का खंड बटा ऊपर का खंड, लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट। और ये जो आप जो चित्र देख रहे हैं इसमें डी सी है, तो इसको हम डी सी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो चित्र है, इस चित्र में आर एस डिमांड कर्व है, और एक और चित्र है जो कि इससे पूर्व में मैंने दिखाया था, उसमें पी और पी को डिमांड कर्व दिखाया गया था, और इस चित्र में हमने दिखाया है डी और सी डिमांड कर्व। तो यहाँ पे जो है, यदि हम एन बिंदु को लेते हैं तो एन बिंदु पर जो सूत्र होगा वो होगा, लोअर पार्ट तो ये है और अपर पार्ट है ये, तो लोअर पार्ट हुआ एन सी बटे अपर पार्ट है एन डी। ये इस सूत्र के अनुसार, ये जो सूत्र है लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट, इस सूत्र के अनुसार इस मांग वक्र पर यदि हम एन बिंदु पर मांग की लोच देखना चाहते हैं बिंदु विधि द्वारा, तो हम लिख सकते हैं एन सी बटा एन डी, यानी कि ये पार्ट डिवाइडेड बाय ये पार्ट, नीचे का भाग बटा ऊपर के भाग। नीचे का भाग है एन सी, ये एन बिंदु है और ये सी बिंदु है, और ऊपर का भाग है डी बिंदु। आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं और इसका ज्ञात कर सकते हैं।
तो जो बीच का बिंदु है, ये बिंदु एकदम बीच का है, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर n, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 3 माइनस 6 यानी कि 3 सेंटीमीटर है। तो 3/3 यानी कि 1 उत्तर आएगा। यानी जो इस सूत्र के द्वारा यदि हम n बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करना चाहते हैं तो NC/ND होगा, और NC की जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है, और ND की दूरी भी 3 सेंटीमीटर है। तो 3/3 बराबर 1, यानी कि मांग की लोच 1 आएगी, जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो मांग वक्र यदि सरल मांग वक्र है और उसका एकदम बीच का बिंदु है, तो उस जगह मांग की लोच इकाई के बराबर आती है। पहला ये निष्कर्ष हुआ। दूसरा निष्कर्ष हम देख रहे हैं कि यदि हम इससे नीचे का कोई बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं इसके नीचे का बिंदु हम लेते हैं 2 सेंटीमीटर, तो इस 2 सेंटीमीटर क्या होगा, 2 सेंटीमीटर पर PC/PD ये आपका सूत्र रहेगा। तो PD कितना, PC कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, तो 2 बटे ऊपर कितना है 4, तो ये 4, यानी 6 में से 2 गए, पीछे रह गए 4, इसलिए 4, तो 2/4 यानी कि कितना हो गया 0.5, यानी 2 में 4 का भाग दिया तो आधा आया। आधा आया इसका मतलब हुआ कि यह 1 से कम है, यानी इकाई से कम मांग की लोच है। ये देखिए, इकाई से कम मांग की लोच, P बिंदु पर इकाई से कम मांग की लोच, और N बिंदु पर इकाई के बराबर लोच। अब हम चलते हैं इससे आगे और एक और लेते हैं उदाहरण। बहुत शॉर्ट में मैं कोशिश करूँगा समझाने की, कि यदि हम M बिंदु पर, इस बिंदु पर, यहाँ 4 पे भी निकाल सकते हैं, M पे कहीं जहाँ चाहना चाहते हैं, D से C के बीच में कहीं पर भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो इस चित्र में दिखाया है इसके अकॉर्डिंग हम निकालना चाहें तो मान लेते हैं हम M बिंदु पर निकालना चाहें तो MC, ये तो लोअर पार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक का, यानी ये दूरी, और ये दूरी है, इसको लिखेंगे हम MD, लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट, नीचे का खंड बटा ऊपर का खंड। MC कितना है, यहाँ से लेके यहाँ दूरी है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 6 में से 5 गए, पीछे रहेगा 1, तो 5/1 यानी कि 5, यानी उत्तर कितना आया है, उत्तर आया है 1 से अधिक। इसका मतलब हुआ है कि 5 सेंटीमीटर पर जो M बिंदु दिखाया गया है, इस पर मांग की लोच 1 से अधिक है, अर्थात सापेक्षतया बेलोच मांग, सापेक्षतया लोचदार मांग है। यानी अब हम निष्कर्ष तक ये पहुँचे हैं कि निष्कर्ष पर ये पहुँचे हैं कि यदि एक सरल मांग वक्र है तो उसके ठीक बीचों बीच जो बिंदु बनेगा वहाँ पे इकाई के बराबर लोच हो गई, इकाई के बराबर लोच होगी, और ज्यों ज्यों हम नीचे आएंगे तो इकाई से कम लोच होगी, ज्यों ज्यों ऊपर जाएंगे इकाई से अधिक लोच प्राप्त होगी। ये हमारा निष्कर्ष हुआ। यानी कि एक सरल मांग वक्र के ठीक बीचों बीच इकाई लोच होती है, उससे ऊपर इकाई से अधिक लोच होती है, उससे नीचे इकाई से कम लोच होती है। आप यदि इस बिंदु पर निकालना चाहेंगे तो 0 आएगा, इस बिंदु पर निकालना चाहेंगे तो अनंत आएगा। धन्यवाद। अगले ई लेक्चर में हम चाप विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।